भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक पार्टी कार्यालय दिल्ली में होगी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। बैठक के दौरान नेताओं द्वारा 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर चर्चा होने की भी संभावना है। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता और गृह मंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हो रही है और इस बैठक में आज बीजेपी कई नामों का ऐलान कर सकती है। 120 कैंडिडेटों का आज बीजेपी की तरफ से ऐलान हो सकता है, जहां पर मीटिंग जारी है और इसमें जब बैठक में ऐलान होगा तो कई चौंकाने वाले नाम भी यहां पर जाहिर सी बात है कि सामने आ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आज जो लिस्ट जारी होगी उसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम शामिल हो सकते हैं। और आइए इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ एएल त्रिवेदी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, जैसे कि आज जो बीजेपी की लिस्ट वो आज जारी करने वाली है उसमें 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर कुछ चौंकाने वाले नाम भी यहाँ पर सामने आ सकते हैं? जी। निश्चित तौर पर जहां पर जिस प्रकार से अब लोकसभा की चुनाव जो है वो बहुत ही नजदीक आ गए हैं और निश्चित तौर पर इस बार जो लोकसभा का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और, इसको इस तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय जो चुनाव समिति का महत्वपूर्ण नई दिल्ली में मार्ग में जो और ऐसा कहें कि 120 नामों की घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य हैं वे घोषणा कर सकते हैं। जी। इन जो लिस्ट है इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह देखी जा रही है कि ये जो वह लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मतलब जो सूची आएगी उसमें वह सीट शामिल होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों समय में की चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जहां पे करती है। जी, तो यहाँ पर क्या जो इस मीटिंग में जो मीटिंग होने वाली है तो उसमें हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन हो सकता है इस पूरी मीटिंग के दौरान? जी, निश्चित तौर पर जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी का सीधा लक्ष्य है किस प्रकार से 370 के ऊपर 400 के पार किस प्रकार से सीटों का आकलन किया जाए और किस प्रकार से सीट जीती जाए। अभी जो वोट शेयर परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं काफी कम जो चल रहा है और इसको डबल से ट्रिपल बढ़े लगातार मोदी शाह लगातार वोट शेयर जाए इसको लेकर आह्वान किया जा रहा है क्योंकि जो केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उस पर भी इस पर एक मंथन किया जाएगा। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके लिए भी यहाँ की जो बैठक हुई थी उसमें भी किस प्रकार से वोट शेयर बढ़े भारतीय जनता पार्टी का इसको लेकर के भी यहाँ पर विभिन्न चर्चा और मंथन किया गया था। तो आने वाले समय में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़े इसको लेकर के भी ये महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संभव है। जी, तो द्विवेदी जी, जैसे कि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा लोकसभा सीट ही कांग्रेस के पास एक सीट है, तो इसको लेकर भी यहाँ पर क्या बैठक में होगी जो इस पर भी विशेष कोई यहाँ पर इस सीट को लेकर रणनीति बनती हुई नजर आएगी क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है? जी जी, द्विवेदी जी तक हमारी आवाज जो है नहीं जा पा रही है। द्विवेदी जी, ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए आपका धन्यवाद। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई ने 5 साल पुराने अवैध खनन केस में उन्हें दिल्ली में बतौर गवाह पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि उन्होंने लिखित में सीबीआई को अपना जवाब दे दिया है। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सम्मन कौन भेज रहा है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद यानी पिछले 5 सालों में कोई जानकारी क्यों नहीं मांगी गई। मैं समझता हूं कि
जब चुनाव आएंगे तब नोटिस भी आएगा। भाजपा इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, वे घबराई हुई है। जी पहले लीडर नहीं है ऑपोजिशन के जिनको समन आया है, और मैं समझती हूँ कि इस तरह की दबाव लगातार जहाँ लीडर्स पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ उद्योगपतियों पे भी बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे व्यापारियों पे बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे छोटे व्यापारियों पे भी बनाए जा रहे हैं, तो पूरे जितना भी स्ट्रेटा है हमारी इस हमारे जो सोसाइटी का है, उन सब पे किसी न किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। कोलिशन हुआ है समाजवादी पार्टी का, और जो इंडिया ब्लॉक का जो पूरा कोलिशन है, जो पूरी जो अलायंस में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, वो बहुत मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है, और इसी वजह से इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो जैसा कि सीबीआई ने अखिलेश यादव को जो है सम्मन भेजा है, लेकिन अखिलेश यादव सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव लखनऊ से जुड़ गए। जी प्रशांत, जैसे कि आज सीबीआई के सामने अखिलेश यादव पेश नहीं हुए हैं, तो अब इसको सीबीआई का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अखिलेश यादव ने लिखित तो जवाब दे दिया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अगला कदम अब सीबीआई का क्या रहने वाला है? और बिल्कुल वैशाली, जैसे सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 5 साल पुराने एक खनन के मामले में आज गवाह बनाकर उनको जो समन भेजा गया था, दिल्ली सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था, उसमें उनको अपना जवाब देना था तमाम सवालों को लेकर, उसमें उनको आज बुलाया गया था। लेकिन अखिलेश यादव आज दिल्ली नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने अपना लिखित जो जवाब है वो सीबीआई दफ्तर पहुंचा दिया है। अब इस जवाब में क्या है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। अगला कदम ये हो सकता है कि सीबीआई फिर एक बार उनको समन जारी कर सकती है, या फिर अन्य तरीके की कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है। लेकिन जब उनके ऊपर ये समन जारी हुआ, उसको लेकर अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय में विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एक तंज जरूर कसा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, और सीबीआई का समन किसके कहने पर आया है ये मुझे मालूम है, मुझे ही नहीं पूरे देश को मालूम है कि विपक्ष में जो भी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ और उनकी जो मनमानी है उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस पर सीबीआई, ईडी और अन्य तरीके की जो जांच एजेंसियां हैं उनको लगा दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन हो, लालू प्रसाद यादव हो, या अन्य जो भी विपक्ष के बड़े नेता हो, उनको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है, और तमाम जो जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करती थी वो अब जो है केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। ऐसे में क्योंकि समाजवादी पार्टी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना और कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन होना और पूरी मजबूती के साथ चुनाव की तैयारियों में लगे होना, यह भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई, और घबराहट के डर में विपक्षी दलों के नेताओं को दबाने को लेकर यह काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस भेजा गया था। तो ये जो क्रम है वो एक तरीके से इशारे पर हो रहा है, और जो जांच एजेंसियां हैं उसके ऊपर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। तो तमाम तरीके की बात अखिलेश यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं को भी बताई है, और इसके साथ ही मीडिया को पहले ही अखिलेश यादव बताते आ रहे हैं कि ईडी हो, सीबीआई हो या सीपीसीआईडी हो, अन्य तरीके की जो जांच एजेंसियां हैं वो परेशान करने का काम कर रही है विपक्षी दलों के नेताओं का, और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता आ रहा है। हालांकि चुनाव जैसे ही नजदीक आते जाएंगे, इस बात को लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के नजदीक आते ही और विपक्षी दलों पर ये शिकंजा कसा जाएगा, उन्हें डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, उन्हें तोड़ा जाएगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी के जो 2024 में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों जीतने को लेकर जो उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, जो मंसूबे हैं वो कामयाब हों। लेकिन इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जवाब दिया है कि जो कार्रवाई हो रही वो प्रशासनिक कार्रवाई है। 5 साल पुराने मामले में जो ये समन जारी किया गया है वो एक कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष का एक ही तर्क बनकर रह गया है कि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर होता है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है वो कानून के तहत होती है, इसीलिए उनको समन भेजा गया है। अगर अखिलेश यादव दोषी नहीं है तो फिर उन्हें सीबीआई दफ्तर जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। अगर किसी भी तरीके के मामले में उनकी संलिप्तता नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव समय समय पर मंचों के माध्यम से ये कहते हुए नजर आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कानूनों का तोड़ मरोड़ कर जो यहाँ पेश कर रही है, और इसके साथ ही उसका दुरुपयोग भी कर रही है। वहीं चाहे चुनाव आयोग हो या फिर अन्य जो प्रशासनिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी प्रभावित कर रही है। निष्पक्ष जांच एजेंसियां हैं उन पर भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग नकेल कसे हुए हैं, सरकार का दबाव उनके ऊपर है, और इन एजेंसियों के अधिकारियों से अनर्गल और अनैतिक असंवैधानिक काम कराए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पलटेगी तो ऐसे
अधिकारियों पर और ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होगी जो द्वेष की भावना से विपक्षी दलों को नेताओं को परेशान करने का काम कर रहे हैं, झूठी जांच में फंसाया जा रहा है, बिना तथ्य की शिकायत को आधार बनाकर लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उन्हें सीबीआई, ईडी या अन्य तरीके की जो जांच है उनसे परेशान किया जा रहा है, उससे भी निपटने का काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने भी 2 दिन पहले ही एक मंच पर बात रखी थी और कल क्योंकि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने पार्टी में कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है कि जिस तरीके से भगवान श्री राम का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, इसलिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। यहाँ तक कि राज्यसभा चुनाव में धांधली की गई है, चंडीगढ़ के चुनाव में भी धांधली हुई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद यह धांधली खुली थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने दखल अंदाजी की है, तब जाकर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी है ताकि संविधान बच सके। भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है और इसीलिए लगातार इस तरीके के कृत्य कर रही है। जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी अन्य नेताओं को यहाँ परेशान करना चाहती है क्योंकि चुनाव नजदीक में है लोकसभा के, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी और भी सितम ढाए जाएंगे और परेशानियां दी जाएंगी और लोगों को धमकाया जाएगा, तमाम नेताओं को जेल भी भेजा जाएगा, उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जाएगा। तो आशंका समाजवादी पार्टी ने जताई है। लेकिन वैशाली ये सोचने वाली बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या इसके साथ ही बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो या अन्य राज्य हो, जहां भी विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वहां जो सीबीआई, ईडी की रेड होना, ये सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं कि विपक्षी दलों पर ही क्यों ये जो रेड पड़ रहे हैं या उनको समन भेजे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और जिन लोगों पर जो मुकदमे विचाराधीन थे या फिर जो लोग बड़े करप्शन में शामिल थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो तमाम जांचें उनकी रुक जाती हैं। तो यह भी सवालिया निशान है और इस पर जो निष्पक्ष एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े करते हैं विपक्षी दलों के लोग। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से द्वेष की भावना देखी जा रही है और वो प्रत्यक्ष प्रमाण भी सामने आ रहे हैं जिसके आधार पर अखिलेश यादव हो विपक्षी दल में या फिर राहुल गांधी हो कांग्रेस के नेता या अन्य जो भी दल हो, चाहे फिर अगर देखा जाए आरजेडी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, सभी इसी तरीके के सवाल उठाते हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा अन्य नेताओं को जिन पर करप्शन के आरोप लगे हैं, जिन पर कहा जाए हत्या के आरोप लगे हैं या अन्य तरीके के मुकदमे विचाराधीन है, केवल उनपे ही जांच क्यों लगाई जा रही है और खासकर पुरानी जांच खोली जाती है। चुनाव के समय में पुरानी फाइलें खोलकर उन्हें डराया धमकाया दबाया जाता है, जेल भेजने की धमकी उन्हें मिलती है। तो ये सवालिया निशान जांच एजेंसियों के ऊपर यह है और अखिलेश यादव देखो इस बात को लेकर चिंता जाहिर करते रहे हैं कि हमेशा उनकी एक फाइल और गुमती रिवर फ्रंट खुलती रही है चुनाव के दौरान, चाहे वो 2014 का चुनाव हो या फिर 2017 का चुनाव रहा हो, 2022 का चुनाव हो या उससे पहले लोकसभा 2019 का चुनाव रहा हो, अब 2024 का चुनाव हो रहा है। तो अब 2024 के चुनाव से पहले हालांकि यहाँ गोमती रिवर फ्रंट की फाइल तो नहीं खुली, लेकिन खनन के एक मामले में जो उनको समन नोटिस भेजा गया है यह महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से अन्य राज्यों में भी लोगों को परेशान करना, यह कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया है, कानून को अपने तहत काम करने को लेकर जो जांच एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर किसी नेता ने कोई भी आरोप अगर जिनके ऊपर लगे हैं उन्होंने अगर उस तरीके का कृत्य नहीं किया है तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इन जांच एजेंसियों का सामना करना होगा, उन्हें जवाब तलब भी जो किया गया है उनका जवाब देना चाहिए ताकि जनता के सामने भी सत्य आए कि क्या वास्तविकता है और क्या झूठ है। क्योंकि सत्ता अपना आरोप लगाती है, विपक्ष अपना आरोप लगाती है, विपक्ष कह रहे कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही हैं। तो विपक्ष के लोगों की भी जरूरत है कि तथ्यों के साथ इन तरीकों की बातों को रखें ताकि जनता के सामने भी आए कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं या फिर वो किसी से प्रेरित होकर या किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। यह भी सत्य आना वाकई एक तरीके से जनता जानना चाह रही है, वह भी सामने होना चाहिए। लेकिन ये द्वेषपूर्वक कार्रवाई जरूर ना जरूर कहीं ना देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करना या उससे आस्था उठने जैसा भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जी प्रशांत, जैसे कि यहाँ पर अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया जहां उन्होंने कहा है कि वो जानते हैं कि ये सम्मन कौन भेजा है, इसके सियासी मायने क्या निकाले जा सकते हैं? देखिए सियासी मायने की वैशाली बात की जाए, सियासी मायने यही हैं कि अखिलेश यादव सत्ता दल पर ही सवाल उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र सरकार पर ही सवाल उठाएंगे। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसमें काम कर रही हैं, तो ऐसे में सीबीआई की तरफ से जो नोटिस आया है उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार पर ही उनका सीधा निशाना है कि उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने नाम लिए बिना ही जो बात कही है कि किसके इशारे पर ये समन भेजे जा रहे हैं।
देखिए, समन सीबीआई की तरफ से आया है, इसमें किसी दल को शामिल करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत ये बात है। लेकिन फिर भी हालांकि जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होना, ये सवालिया निशान जरूर निष्पक्ष जो जांच एजेंसियां उनके ऊपर खड़े होते हैं। अखिलेश यादव अभी 2 दिन पहले ही राज्यसभा की 2 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव जीती है, 2 सदस्य उनके जीत कर आए हैं, और जिन सदस्यों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही गई थी। और शायद इसीलिए ये कार्रवाई जो समन की गई है कि अखिलेश यादव 2024 में मजबूती से चुनाव न लड़े, ऐसा आरोप है समाजवादी पार्टी के नेताओं का, खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव का, कि 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ मजबूती से लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी यहां सभी सीटें हारेगी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तभी ये समन और जो अन्य तरीके की प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। हो सकता है बहुत से लोगों को जेल भेजा जाए, उन्हें डराया जाए, धमकाया जाए, उन्हें तोड़ा जाए, इस तरीके की प्रक्रियाएं आने वाले समय में होंगी, ये उनका अंदेशा है। लेकिन जिस तरीके से आज उन्हें पेश होने को लेकर नोटिस दिया गया था, हालांकि वो पेश नहीं हुए हैं। उनके जो सलाहकार हैं, उन्होंने, कानूनी सलाहकारों ने सीबीआई को अपना जवाब भेज दिया है। जवाब में अभी क्या लिखा गया है? प्रशांत, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी खबर भोपाल से है, जहां सहकारिता कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के बंगले का घेराव किया, साथ ही प्रदर्शन कर नारेबाजी की। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष BS चौहान ने बताया कि सरकारी समिति पैक्स के समस्त कर्मचारियों को शासन से वेतन दिए जाने के लिए 3 लाख रुपए 3,000 तत्काल राशि पेस्को को जारी किया, जिससे कर्मचारियों को हर माह वेतन मिल सके। सरकारी केंद्रीय बैंकों में सर्वांग गठन समिति प्रबंधकों के 60% चयन प्रक्रिया से जिला बैंकों में पैक्सो में कार्यरत सहायक समिति प्रबंधकों की पदोन्नति चयन प्रक्रिया हाई कोर्ट एवं शासन के निर्देशों के उपरांत पूर्ण नहीं की गई, जिसकी तत्काल पूर्ण की जाए। कई बार हम सहकारिता मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके, आवेदन कर चुके, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे पैक्स कर्मचारियों को आज कर न तो वेतनमान दिया गया, चुनाव से पहले कहा गया था, समझौता हुआ था कि सभी को वेतनमान दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को अन्याय किया है। 60% जो प्रदेश में भर्ती हो रही है, पैक्स कर्मचारियों को पदोन्नत होनी है, उनको अपात्र दिया जा रहा है, जबकि हमारे 2900 पद हैं, सभी को कैडर में पदोन्नति दी जाए, और नहीं दी जाएगी तो हम लोग आंदोलन पे जा रहे हैं। आज माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले पे हम लोग घेराव करने आए हैं, और 3,03,000 रुपए जो कर्मचारियों को वेतन के लिए दिए गए वो आज तक नहीं दिए गए, जबकि आदेश हो गए, आज तक लागू नहीं हुए। अगर नहीं होंगे तो इसके अलावा आज के बाद आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांग है, एक तो सभी संस्था के कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए, दूसरी मांग है 60% जो पद है 2900 पैक्स कर्मचारियों के, उनकी पदोन्नति की जाए, उनको बेवजह उनको अपात्र किया जा रहा है, जबकि 30 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हीं के हस्ताक्षरों से करोड़ों का लेन देन हो रहा है। आज जब पदोन्नति की बात आई तो उनकी नियुक्तियां वैध बताई जा रही है। दूसरी हमारी मांग, कोरोना काल में जो ऑफलाइन से खाद्यान्न वितरण किया गया है उसको 0 किया जाए, और अब भी राजगढ़ में और आगरमालवा में कर्मचारियों को सेवा से पृथक किया गया है, उनको बहाल किया जाए। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर माननीय सहकारिता मंत्री के बंगले पर हमारे कर्मचारी सब धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित। तो जैसा कि सहकारिता कर्मचारियों में जो है रोष देखने को मिल रहा है, और मंत्री कैलाश विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने जो है कर्मचारी पहुंच गए, और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा से। जी सत्यम, जैसे कि यहाँ सहकारिता जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर बंगले का घेराव करने पहुंचे, तो आखिर उनकी मांगों को मानने के लिए सरकार क्यों इतना विचलित है, क्यों उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, संकट क्या है? वैशाली लगातार जो पैक्स के कर्मचारी हैं, अपेक्स बैंक के कर्मचारी हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार वो धरना प्रदर्शन पहले भी कर चुके हैं। जब शिवराज सरकार थी किया था, तब जो भदौरिया थे जो सहकारिता मंत्री हुआ करते, तो उन्होंने तब उनको आश्वासन दिया गया था चुनाव से पहले कि उनकी मांगे मानी जाएगी, और पदोन्नति और जो उनका बताया जा रहा है कि अवैध रूप से वो जो कार्यरत हुए हैं, उनकी जो पदस्थापना उनको अवैध बताया जा रहा है, उन सबको हटा दिया जाएगा, और वेतनमान में वृद्धि करने की भी बात कही गई थी। लेकिन चुनाव होने के बाद अब लगातार कर्मचारी है, पैक्स कर्मचारी वो भटक रहे हैं, जिसको लेकर आज
सहकारिता मंत्री कैलाश विश्वास सारंग के बंगले के बाहर करीब 50 से 60 कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। और कर्मचारियों की 4 सूत्रीय मांगे हैं, जिनमें से कई मांगे जायज भी हैं, जिनका उनका कहना है कि उनको पदोन्नति दिया जाए, उनको अपात्र जो घोषित किया जा रहा है वो बंद किया जाए। कई कर्मचारियों को अपात्र घोषित करके बाहर निकाल दिया गया है। जो अध्यक्ष है BS चौहान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है जाएंगी तो लगातार वो प्रदर्शन करते रहेंगे। और उनकी मांग ये भी है कि वेतनमान वृद्धि भी हो और जो अपात्र है उनको अपात्र जो 3 लाख वेतनमान था वो नहीं दिया गया, वो भी दिया जाए। इसके साथ साथ जो अन्य 4 मांगे हैं उनको पूरा अगर नहीं किया जाता है तो वो लगातार यहाँ पर बैठे रहेंगे और प्रदर्शन उनका जारी रहेगा। इनके साथ देखिए कई सालों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शिवराज सरकार रही हो उसमें प्रदर्शन किया गया था, उसमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी बातें मान ली जाएगी, जब अगली सरकार आएगी तो ये सब जो आपकी मांगे हैं 4 मांगे इनको पटल में रखा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं मांगे जायज मांगे कुछ मांगे हैं जो उनकी की जा रही है। 2900 जो कर्मचारी हैं उनको जो 2900 पद हैं उनमें कहीं ना कहीं उनको 60% का जो कर्मचारियों का कहा गया है वो भरा जाए। लेकिन अब तक कोई भी मांग उनकी मांगी नहीं गई, जिसको लेकर अच्छा खासा रोष जो है पैक्स कर्मचारियों में है। और पैक्स कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे हैं। आगे भी इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और अगर मांगे नहीं मानी गई तो कुछ उग्र प्रदर्शन करने की भी बात कही जा रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कहीं ना कहीं कर्मचारियों का कुछ ना होना ये सही बात नहीं है। बीजेपी के दृष्टिकोण से भी और जो सरकार है उसके दृष्टिकोण से भी है। अगर सरकार ने कभी वादा किया था कर्मचारियों को जिस तरह से उनकी मांगे माने जाने का तो वो पूरा करना चाहिए। ये BS चौहान का भी कहना है, जो पैक्स के अध्यक्ष है उनका भी कहना है कि इस तरह की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। अच्छा खासा रोष है। और देखिए एक बात ये है कि अगर विधानसभा चुनाव के दौरान सब वादे किए गए थे तो लोकसभा चूंकि नजदीक है, लोकसभा चुनाव में भी अगर बीजेपी को इसी तरह का प्रदर्शन करना जिस तरह से विधानसभा में किया, चूंकि माना ये जा रहा था विधानसभा में कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और अन्य कर्मचारियों की जो मांगे हैं, हालांकि वेतन वृद्धि और सभी जो घटाक कर्मचारी थे, जो संविदा कर्मचारी थे, उनको कहा गया था कि जो रेगुलर कर्मचारी उनकी वेतन वृद्धि के बराबर उनको वेतन वृद्धि दी जाएगी और सुविधाएं भी दी जाएगी। लेकिन वो कई ऐसे विभाग हैं जिन पर अभी तक वो सुविधाएं लागू नहीं की गई है। चाहे वन विभाग की बात करें, चाहे टैक्स कर्मचारियों की बात करें, चाहे अन्य स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार ये विभाग प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए आगे भी आ रहे हैं। उसी के तहत देखिए अब अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कर्मचारियों का विश्वास मत हासिल करना है तो कहीं ना कहीं जो विधानसभा में संकल्प पत्र में वादे किए गए उनको पूरा करना पड़ेगा और पूरा करने के साथ ही कर्मचारियों के हित की बात करनी पड़ेगी। जो असम में जी सत्यम, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चौथी और आखिरी खबर पंजाब से है, जहां पर हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर MSP पर खरीद की गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। आज किसान दिल्ली कूच को लेकर ऐलान करेंगे। इसको लेकर किसान मजदूर मोर्चे के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत डब्बेवाला की अगुवाई में संयुक्त मीटिंग हुई। इससे पहले ही दोनों ने अपने अपने संगठनों से इस बारे में मीटिंग की थी। वहीं FIR दर्ज होने के बाद देर रात पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में वार्ड में खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान शुभकरण का पोस्टमार्टम किया गया। जिसके बाद शुभकरण का शव खनौरी बॉर्डर पर लाया गया, जहां किसानों ने उनको श्रद्धांजलि दी। अब किसान शव को लेकर भटिंडा रवाना हो गए हैं। यहाँ गाँव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जैसा कि देखा कि किसानों का आंदोलन का आज 17वां दिन है और किसान अब दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। इसी के साथ ही जो किसान की मौत हुई थी उसका आज अंतिम संस्कार भी यहां पर किया जाएगा। और 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।